बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से गाज़ेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहली एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक हॉलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर कैलकुलेट किया था। आज हम ये बात देखेंगे कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं और हमने इस शीट की वजह से किसी नियर बाई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने 4 स्टेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर भी हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो स्टेप वहाँ पे हमने देखा कि हम एक गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, और दूसरे स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी बाय यूजिंग डेफिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरे स्टेप में हमने फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर हम गाज़ेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। और चौथे स्टेप में हमने ये जो 2 फ्लक्स की वैल्यूज़ आई हैं इनका आपस में कंपैरिजन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फ्लक्सेस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास एक फाइनाइट पार्ट ऑफ शीट है और इस फाइनाइट शीट के ऊपर फाइनाइट चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की मैग्नीट्यूड Q हो और इस शीट का सरफेस एरिया A हो, तो हम इस शीट की चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दिस शीट। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस जो कि इस शीट पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू A। अब हम आगे इसके फर्स्ट स्टेप की जानिब चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गाज़ियन सरफेस। यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की हुई है। ये जो गाज़ियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होगी। सपोज़ कर लें कि हमने जो गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की है वो ये पॉइंटर उस गाज़ियन सरफेस को शो कर रहा है, और ये जो डस्टर होगा ये उस चार्ज शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो गाज़ियन सरफेस होगी, इस गाज़ियन सरफेस को हम इस तरह से इस शीट के अंदर से आर पार गुजारेंगे। जिस तरह यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वन पार्ट ऑफ दिस गाज़ियन सरफेस इज़ इन राइटवर्ड डायरेक्शन एंड अदर पार्ट इज़ ऑन लेफ़्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जिस तरह ये हमारे पास गाज़ियन सरफेस है, तो इसके 3 एरियाज़ बनेंगे। एक राइट फेस ऑफ दिस गाज़ियन सरफेस जिसको हमने A1 का नाम दिया, दिस इज़ लेफ़्ट फेस ऑफ गाज़ियन सरफेस जिसको हमने A3 का नाम दिया, एंड थर्ड फेस इज़ दिस कर्व्ड पाथ ऑफ दिस गाज़ियन सरफेस जिसको हमने यहाँ पे A2 का नाम दिया है। तो हम हर ये जो एरिया होगा, हर फेस होगा, इस हर फेस के क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हुए टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये बात देख रहे हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स होगा, दिस टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ फ्लक्स थ्रू एरिया A1 प्लस फ्लक्स थ्रू एरिया A2 एंड प्लस फ्लक्स थ्रू एरिया A3। तो डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं कि दिस डेफिनेशन शो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया A थ्रू फेस दिस A1। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज़ कर लें ये हमारे पास गाज़ियन सरफेस थी, तो ये जो एरिया होगा, एरिया इज़ ऑलवेज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, तो एरिया की डायरेक्शन इसी सिमत में होगी। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि एरिया की डायरेक्शन और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, दीज 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ आर इन सेम डायरेक्शन।
तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया A1 आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये अगर पैरेलल हैं तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 होगा, और हमें पता है कि cos 0 इसका आंसर 1 के बराबर होता है। और अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा दें तो हम देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट विल एलेबोरेट इन दिस वे E A1 cos ऑफ थीटा बिटवीन E एंड A, और अगर थीटा 0 है तो cos 0 1 हुआ, लिहाजा फेस A1 में से जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास EA1 के बराबर होगा। सिमिलरली ये अगर गाजियन सरफेस थी तो दिस फेस कर्व्ड फेस हैज़ एरिया इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अभी भी लेफ़्ट टू राइट होंगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर इसका एरिया अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हॉरिजेंटल वे में है तो इट्स मीन कि एंगल बिटवीन E एंड A अलोंग कर्व्ड पाथ ये 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन E एंड A2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 ये हमें पता है कि ये 0 के बराबर होता है। लिहाजा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पाथ ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसी तरह अगर हम थर्ड फेस के अलोंग देखें तो थर्ड फेस में जो फेस की एरिया की डायरेक्शन होगी ये लेफ़्टवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया ऑफ दिस फेस आर पैरेलल, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन E एंड A अलोंग दिस थर्ड फेस इज़ आल्सो 0 डिग्री, और अगर cos 0 का आंसर निकालें तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो लिहाजा जो थर्ड फेस होगा उसके अलोंग हमारे पास फ्लक्स ये EA3 के बराबर आएगा। अब जैसे हमने देखा कि फर्स्ट फेस के अलोंग जो फ्लक्स था ये EA1 के बराबर था, सेकंड फेज़ जो कर्व्ड फेज़ था उसके अलोंग फ्लक्स 0 था, जबकि थर्ड फेज़ के अलोंग फ्लक्स EA3 के बराबर था। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू EA1 प्लस 0 प्लस EA3। अब यहाँ अगर हम कहें कि ये जो सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस है इट हैज़ इक्वल फेसेस, तो इससे हम ये आइडिया ले सकते हैं कि जो राइट फेस होगा उसका एरिया और जो लेफ़्ट फेस होगा उसका एरिया, दोनों एरियाज़ आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड रखते होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि A1 अगर इसकी मैग्नीट्यूड A3 की मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो हम इसे सिंपली A से रिप्लेस कर सकते हैं। लिहाजा टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गाजियन सरफेस दैट विल बी इक्वल टू EA प्लस EA, या हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 2EA। तो इस तरह हमने सेकंड स्टेप की मदद से टोटल फ्लक्स थ्रू गाजियन सरफेस उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हमने अब गाजेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ टोटल फ्लक्स through this Gaussian surface that will be equal to 1 over epsilon naught into total charge that is distributed over this finite sheet of charge। और हमने पीछे देखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये हमने वैल्यू पीछे फाइंड की थी कि दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो लिहाजा जो टोटल फ्लक्स बनेगा ये दैट विल बी इक्वल टू 1 over epsilon naught सिग्मा इंटू ए। तो दिस इज़ second equation of electric flux that is calculated by using Gauss's law। अब हम फोर्थ स्टेप की जानिब जाएंगे कि जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग डेफिनेशन और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग Gauss's law, इन दोनों फ्लक्सेस को हम कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग equation 1 and 2 we can conclude that 2EA is equal to 1 over epsilon naught sigma A।
और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दिस एरिया विल कैंसल आउट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू दिस फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट ए नियर बाई पॉइंट P। अब हम ये देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमने इसे इन वेक्टर फॉर्म डिस्क्राइब करना हो तो हमें यूनिट वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन शो करने के लिए R यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से किसी नियर बाई पॉइंट P पर कैलकुलेट कर सकते हैं।